Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's start a new chapter, that is p block element. In this lecture we will talk about the introduction part and a certain concept. Okay, so periodic table का हम सभी को बेसिक सा आइडिया है अभी तक कि सबसे पहले होता है यहाँ पे एस ब्लॉक में बोलो कौन कौन से ग्रुप आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। फिर डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ होता है, 3 से लेकर 12 तक। कौन सा, ये ग्रुप नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे 1, 2 और 3, 12। और यहाँ पे स्टार्ट होता है स्टूडेंट पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, 13 से कहाँ तक स्टार्ट जाता है बच्चे, 18th ग्रुप तक। ठीक है, ठीक है, रफ डायग्राम की बात करें पीरियोडिक टेबल में तो पी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट हो गए जो कि ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक है। ओके बात करते हैं इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन की। साथ ही साथ पी ब्लॉक एलिमेंट में हमने जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप वाइज उनको नाम दे दिया सर्टेन, जैसे कि जो बोरोन हो गया कौन से ग्रुप में स्टूडेंट, 13th ग्रुप में। तो 13th ग्रुप में जो भी एलिमेंट है इनको बोरोन फैमिली मेंबर बोला गया है। ठीक है, याद रखने का तरीका है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। 14th ग्रुप को हमने बोला यहाँ पे कार्बन फैमिली। ठीक है, फैमिली क्यों बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक आइडिया लग गया है कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में ही। ठीक है, कि इन जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें कई सारी सिमिलरिटीज होती हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बोरोन फैमिली। ठीक है, फैमिली में हम देखें अगर ह्यूमन सोसाइटी में भी तो पर्टिकुलर फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर फैमिली। ओके, सो बोरोन फैमिली। कार्बन फैमिली, कहे सीताजी सुनो प्रभु, है ना, याद रखने का ट्रिक भी हो गया। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। 15th ग्रुप में बात करेंगे अपन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ठीक है, ये याद रखने का ट्रिक हो गया। 16th ग्रुप में हम लेते हैं OSA, टीपो। 17th ग्रुप का कोई ट्रिक एज सच है नहीं, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी। एंड लास्ट 18th ग्रुप में अपन बात करते हैं हीलियम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हीलियम के बाद आएगा नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। 18th ग्रुप को ये हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो अक्रिय गैसेस। ओके, तो याद रखने का ट्रिक हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं बच्चा, अपन 13 से लेके 18th ग्रुप तक जा रहे हैं। तो ये सभी के सभी एलिमेंट्स किस में बिलोंग करेंगे, पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पे देखो जो बोरोन, अच्छा बोरोन जो फैमिली है इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, कार्बन फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो लिखने का तरीका क्या है, या किस तरह से आप मेमोराइज कर सकते हैं इसको। तो जो फर्स्ट मेंबर है ना स्टूडेंट, जो फर्स्ट मेंबर है इनका कॉन्फ़िगरेशन याद रखने की कोशिश कीजिए आप। जैसे कि बोरोन फैमिली में फर्स्ट मेंबर कौन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर बोलो कितना है, 5, है ना, लिख देते हैं इसको 1s2 2s2 2p1। अच्छा यहाँ पे बताइए मेरे को वैलेंस शेल कौन सा है बोरोन में, तो वैलेंस शेल हो गया ये आखिरी शेल, या आउटर मोस्ट शेल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1। अच्छा बोरोन फैमिली का दूसरा मेंबर बोलिए, अभी भी अपन ने पढ़ा है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट कितना, 13th। लिखते हैं इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। बोलिए यहाँ पे इसमें वैलेंस शेल कौन सा, आउटर मोस्ट शेल, 3rd, तो 3s2 3p1। तो इसको हम क्या देखा यहाँ पे, बोरोन फैमिली में s2p1, मतलब बोरोन का, एल्यूमिनियम में s2p1, बट यहाँ पे n की वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि बोरोन कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का, एल्यूमिनियम किसका है, 3rd पीरियड का। तो हम जो बोरोन फैमिली का जो मेंबर है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो सभी का अगर कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं क्या, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 4s2 4p1, इंडियम का हो जाएगा कितना, 5s2 5p1, और थैलियम का कितना हो गया स्टूडेंट, 6s2 6p1। ठीक है, या अगर इसको बहुत शॉर्ट में अपने को लिखना है तो डायरेक्ट अपन क्या लिखते हैं, NH2 NPE1, दैट्स इट। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। अच्छा यहाँ पे जो फर्स्ट वैलेंस शेल के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है इसको नोबल गैसेस से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोलो यस और नो। जैसे कि 1s2 को आपने क्या, हम जानते हैं 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम का, तो इसको ऐसे लिख देंगे अपन हीलियम, इसकी जगह सिर्फ रिप्लेस कर देते हीलियम, दैट्स इट। इसी जगह क्या लिख दिया मैंने, हीलियम। अच्छा यहाँ पे देखो 10 इलेक्ट्रॉन, क्या 10 इलेक्ट्रॉन को अपन नियोन नहीं लिख सकते, यस, तो नियोन के बाद ये तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि अभी यहाँ पे गैलियम में
हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। एक सेकेंड, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन, ठीक है। तो ये इनका क्या लिख दिया अपन ने, कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन फैमिली का डायरेक्ट बता, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, NH2NP1 जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसका अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है तो क्या लिख दोगे, NH2NP1। इसमें बोलो सेकंड एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो इसमें क्या लिख देंगे, पी ब्लॉक का, तो NH2NP2। चेक भी कर सकते हैं तुरंत, देखिए यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो 1s2 2s2 2p2। वैलेंस शेल कौन सा है, सेकंड, तो S2p2। सभी मेंबर का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, NH2NP2। तो इसीलिए हम बोलते भी हैं कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा स्टूडेंट, NH2, और NP में कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 से 6। तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो इन एलिमेंट को अपन क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, क्लियर है। आ जाओ बच्चा नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बेसिकली जैसे कि इस ब्लॉक में भी अपन ने बात किया था कि इस ब्लॉक में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्या, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में बेसिकली अपन बात करते हैं किसकी, साइज की, आयोनाइजेशन एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने को यही सिर्फ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा देखो जनरल अगर ट्रेंड की बात करें, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल पहले से पढ़ चुके हैं, जैसे कि टॉप टू अगर हम बॉटम जाते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो बोलिए टॉप टू अगर बॉटम जाते हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 4 5 6, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो n की वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, बोलिए साइज को। तो हमने एस ब्लॉक एलिमेंट में यही तो स्टडी किया कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, कि भले n की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए था, थेलियम का, फिर इसका कम, इसका कम, फिर इसका कम और इसका सबसे कम, है ना। बट हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, एक एक्सेप्शन यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा, यहाँ पे दिस वन, कि जो एल्यूमिनियम का साइज है, भले ही गैलियम में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू बड़ी है, बट फिर भी एल्यूमिनियम से उसका साइज क्या है, कम हो गया। याद आ रहा है पीरियोडिक, जिसको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, पीरियोडिक टेबल में एक बार रीड करके आइए साइज वाला फैक्टर, ठीक है। या इस ब्लॉक में भी अपन ने पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज बढ़ता है, तो बढ़ता है तो गैलियम का ज्यादा होना चाहिए ना, बट एल्यूमिनियम का क्या होता है स्टूडेंट्स, साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैलियम। तो इसका क्या रीजन है, उसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी की अपन बात कर लेंगे कि जो गैलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, बोलो कम, तो इसकी कम होनी चाहिए ना, बट इसकी क्या हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम से। तो ऐसा क्या हुआ, और इन्हीं एक्सेप्शन को अपन पढ़ते हैं एक कॉन्सेप्ट की फॉर्म में, दैट इज नोन एज व्हाट स्टूडेंट, मतलब ये जो एक्सेप्शन अपने को मिला है कि भाई गैलियम का साइज कम क्यों हो गया एल्यूमिनियम से, या आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा क्यों होगी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नेम एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। बच्चा ये जो कॉन्सेप्ट है मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए इससे, और ये हमें कहीं ना कहीं अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, तो ये अगर आपने पढ़ लिया तो अभी अभी देखा अपन ने कि जो साइज में एक्सेप्शन आ रहा है या जो साइज में वेरिएशन आ रहा है उसको एक्सप्लेन करेगा, कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करता है किसको बच्चा, आयोनाइजेशन एनर्जी को भी, और कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करता है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। इसको इन तीन चीजों पे अपन मोस्टली बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल पढ़ते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। ओके, सो देखो एल्यूमिनियम से गैलियम तक जब आप आ रहे हो, ये हो गया एल्यूमिनियम और ये हो गया क्या, गैलियम। गैलियम का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट कितना होता है, 30। अच्छा 30 मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, ठीक है, क्योंकि जो जिंक है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 30, और जिंक अपने आप में क्या स्टूडेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ से ये क्या हो गए, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। तो गैलियम हमारे पास है तो पी ब्लॉक एलिमेंट, बट उसमें जब इलेक्ट्रॉन 31 है, देखो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 31 मतलब क्या, इसमें 31 प्रोटॉन 31 इलेक्ट्रॉन भी, तो बट इसका जब इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है उससे पहले डी और वाइटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। जैसे कि एक बार इसका कॉन्फ़िगरेशन ही लिख देते हैं ना अपन, देखो एल्यूमिनियम का होता है 13, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, वो होगा कुछ इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। और अगर गैलियम का लिखे कॉन्फ़िगरेशन तो आप लिखोगे कुछ इस तरह से 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 3d10 4p1 कि सर अभी तो आपने S2P1 बोला था ना, देखो हाँ सही बात है, S2P1 बोला था हमने, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S2P1 है। देखो यहाँ पे भी इसका कॉन्फ़िगरेशन वैलेंशियल कौन सा इसमें फोर्थ, उसका भी S2P1 है, तो कॉन्फ़िगरेशन तो लिख दिया, बट एग्जैक्टली लिखेंगे अपन इस तरह से। अच्छा यहाँ पे देखो, जब गैलियम में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग तो हुआ है ना, 4p में इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है, बट इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है उससे पहले d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हो चुका है ना। तो यहाँ पे जब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले गया गैलियम में, जब इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है उसको अभी अपन समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को अपन ने ब्रेक कर दिया है कुछ इन पार्ट में। सबसे पहला पार्ट अपन समझते हैं यहाँ पे क्या स्टूडेंट, दैट इज नोन एज व्हाट, शील्डिंग इफेक्ट। शायद कहीं ना कहीं ये वर्ड आपने यूज किया होगा, शील्डिंग इफेक्ट, या इसी को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, तो देखो एक दूसरा आइटम में ले रहा हूं, ठीक है, पहले इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट धीरे धीरे बिल्ड करेंगे कॉन्सेप्ट को, है ना। जैसे कि बात करते हैं स्टूडेंट लिथियम की, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 ही क्या है इसमें, प्रोटॉन है, 1s2 2s1। तो जिसके जो 3 प्रोटॉन होंगे वो तो कहां पे होंगे स्टूडेंट, इसके न्यूक्लियस में, और जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे इसके 1s ऑर्बिटल में, और इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा 2s ऑर्बिटल। ओके, अब यहां पे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अपन कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ 2s ऑर्बिटल में। तो यहां पे बोलो इस 2s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, बोलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाम सुना है कभी किसी ने, F = K Q1 Q2/R²। दो चार्ज के बीच में क्या होता है बच्चा, एक फोर्स काम करता है। अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होता है, सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा। जैसे कि मैग्नेट है, दो नॉर्थ पोल है, रिपेल करते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है तो अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको तो बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे दो चार्ज के बीच में बात करें इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। वो इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। 12th में बात करोगे इसकी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में उतना काम का नहीं है। सिर्फ इतना से याद रखो कि हमारे पास दो अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चे, ये Q1 और Q2 में, Q1 तो हो गया इस पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और Q2 चार्ज हो गया इस पे, प्रोटॉन पे चार्ज, है ना। तो मान लेते थोड़ी देर के लिए कि जिस लिथियम में ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वही है, ये इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसको कितना अट्रैक्शन फील होगा, बोलो 3 प्रोटॉन के बराबर। ये सुनो, अब एक्चुअली में ऐसा तो है नहीं ना, एक्चुअली में तो हमारे पास 1s का जो ऑर्बिटल उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसमें क्या है 1s का जो ऑर्बिटल स्टूडेंट उसमें क्या इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे देखो ये जो 1s के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल क्या करता है, स्फेरिकल होता है। आपने थोड़ा बहुत आइडिया लिया होगा कहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि जो s ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। न्यूक्लियस भी कैसा है, स्फेरिकल है। तो ये जो 1s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चा, ये इस न्यूक्लियस को पूरी तरह से क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं, ठीक है। और इसी ढकने को क्या बोल रहे हैं अपन, शील्डिंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, शील्डिंग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बताओ अभी मेरे को, अगर इन दोनों ऑर्बिटल ने इस न्यूक्लियस को ढक लिया है, कवर कर लिया काइंड ऑफ, है ना, तो यहां पे जो 2s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच और इस न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन है, अगर ये नहीं है और एक बार ये है, तो दोनों में अपने को कंपैरिजन करना है, समझते हैं। तो लेट सपोज एक बार तो नहीं है, तो इसको कितना अट्रैक्शन फील होगा, 3 प्रोटॉन के बराबर। बट अगर ये 1s के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्चुअली में होते भी हैं, तो यहाँ पे बताइए मेरे को फाइनली कि इसके जो शील्डिंग से ये अट्रैक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा। थोड़ा सा सोच रही है, प्रोसेस कीजिए इन्फॉर्मेशन को, कि अगर 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ने इस न्यूक्लियस को शील्ड किया, तो उस केस में इस प्रोटॉन और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वाला के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, बोलिए। तो आप बोलोगे कि सर इसको शील्ड कर लिया है तो यहां पे जो अट्रैक्शन होगा वो इस केस में क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, कि जो अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां कहां पे, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, OMSC लिख रहे हैं शॉर्ट में उसको, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट? कम होगा। क्यों? क्योंकि जो इनर ऑर्बिटल इसको बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्टली कि अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। ठीक है। अच्छा, जो शील्डिंग इफेक्ट है बच्चा, अलग अलग ऑर्बिटल के लिए अलग अलग तरह से अपन कंसिडर करते हैं कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है किसके लिए? एस ऑर्बिटल के लिए, फिर पी के लिए कम, फिर डी के लिए और कम, और एफ के लिए सबसे कम। ठीक है, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल क्या होता है? परफेक्टली स्फेरिकल होता है, तो पूरा पूरा ढंग से ढकता है। पी ऑर्बिटल डंबल शेप में होता है, तो उतना ज्यादा शील्ड ये न्यूक्लियस को नहीं कर पाता। तो इस तरह से शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहां पे देखो कि जो डी ऑर्बिटल का या एफ ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है काफी कम है, यानी कि अगर इनका शील्डिंग इफेक्ट कम है, अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? बढ़ेगा। और यही कॉन्सेप्ट अपने को भी याद करना है, यूज करना है कहां पे? इस टॉपिक में। क्या कि जैसे आप एल्यूमिनियम से गैलियम पे जा रहे हो, ठीक है, तो यहां पे हम गैलियम में क्या देख पा रहे हैं बच्चा? 3D में 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। 3D में क्या हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम तक तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थे नहीं, बट जैसे एल्यूमिनियम से गैलियम में जा रहे हो तो बच्चे यहाँ पे प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। तो जनरली यही होता है कि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल ऐड हो रहे हैं, तो साइज बढ़ता है। बट यहाँ पे देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन तो बढ़े, बट कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए हैं बच्चे? डी ऑर्बिटल में। और डी ऑर्बिटल का शील्डिंग कैसा होता है बच्चा? पुअर होता है। डी ऑर्बिटल का शील्डिंग कैसा होता है? पुअर होता है। और अगर शील्डिंग पुअर हुआ तो बताइए जो हमारा न्यूक्लियस है इस गैलियम में एंड जो आउटर मोस्ट जो शेल इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, बोलो बढ़ेगा कि कम होगा? तो आप बोलोगे इंक्रीज होगा सर। ठीक है, न्यूक्लियस के बीच और आउटर मोस्ट जो शेल इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां पे देखो एक्स्ट्रा शेल तो ऐड हुआ, बट ये न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाया। अब न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाया बच्चा, तो जैसे कि गैलियम का हमारे पास क्या हो गया? ये न्यूक्लियस हो गया, और ये हमारे पास ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 4s 4p। तो ये जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है बच्चा, इनमें क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डी इसको न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाया, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? पास आएंगे। समझ पा रहे हो? अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो ये क्या आ जाएंगे? पास आ जाएंगे। और यही एक रीजन है क्या? सीधा सा क्या कि जैसे जैसे डी या एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा, वैसे वैसे साइज क्या होगा? एटम का कम होगा। तो हम बात कर रहे थे किसकी? न्यूक्लियस और प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? न्यूक्लियस के पास आएंगे। तो यही एक रीजन है कि एल्यूमिनियम से जो गैलियम तक जा रहे हो तो साइज क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था, बट ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड दैट इज व्हाई साइज डिक्रीजेस। ठीक है, और बच्चा यहाँ पे देखो एक और कॉन्सेप्ट है। कौन सा? एक टर्म यहाँ पे यूज करते अपन, क्या? दैट इज नोन एज पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का इतना सा मतलब समझिए कि कोई भी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को कितना ज्यादा अप्रोच कर सकता है। कोई भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस को कितना ज्यादा अप्रोच कर सकता है। तो एस जो ऑर्बिटल है उसका जो पेनिट्रेशन पावर क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो पेनिट्रेशन पावर मतलब क्या कि एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ज्यादा अप्रोच कर सकते हैं। और यही एक रीजन है। देखो जो गैलियम है उसमें हमने क्या लिखा है? कॉन्फ़िगरेशन इसका पूरा, अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं तो ये देखो कि ओवरऑल तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ने शील्डिंग नहीं किया है, तो ये जो हमारे पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ पुल होगा, पुलिंग इनका होगा। बट ज्यादा जो पुलिंग होगा वो एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का पुलिंग ज्यादा होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू 4p, कि ये न्यूक्लियस को ज्यादा क्लोजली अप्रोच कर सकता है। यानी कि इसी को क्या बोलते हैं इसको केमिस्ट्री में? पेनिट्रेशन पावर। तो एस ऑर्बिटल का जो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है ये न्यूक्लियस को ज्यादा अप्रोच कर लेगा। अब ज्यादा न्यूक्लियस को अप्रोच कर लिया यानी कि इस पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का एज कंपेयर टू 4p, और ये न्यूक्लियस से बाउंड है
अरे भाई इलेक्ट्रॉन्स पे तो अपोजिट नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये 4s के जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, दो, ये न्यूक्लियस से काफी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड होते हैं। तो ये यूजुअली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे केमिकल रिएक्शन में, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। और यही रीजन है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिकम्स इनर्ट। एंड इस ओवरऑल दोनों कॉन्सेप्ट को अपन साइमल्टेनियसली क्या बोलते हैं बच्चा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ d orbital, this pair of electrons become inert. This pair of electrons become inert, and this whole concept is known as what student, inert pair effect. ठीक है, आ जाओ बच्चा इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो, अब याद रखना है अपने को क्या, कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो टॉप टू, अगर आप बॉटम जा रहे हो, आप क्या हो रहे टॉप टू, अगर जब बॉटम आप जा रहे हो तो लगातार क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो लगातार क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और वो बेसिकली कहां से स्टार्ट होगा, डी से। ठीक है, जहां से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा, जैसे कि हो गया गैलियम, इंडियम और थेलियम। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है कहां पे बच्चा, थेलियम में, फिर इंडियम में कम और गैलियम में सबसे कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो डी है, यहाँ पे डी हो गया, और यहाँ पे तो बच्चा डी और साथ साथ एफ ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और एफ ऑर्बिटल का तो शील्डिंग सबसे कम पुअर होता है, शील्डिंग सबसे पुअर। इनर्ट पेयर इफेक्ट हो क्यों रहा है, पुअर शील्डिंग ऑफ ऑर्बिटल, और एफ ऑर्बिटल की तो सबसे कम शील्डिंग होती है, तो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या, इसके बात कर लेते हैं साइज की। तो टॉप टू बॉटम अगर आप जा रहे हो तो साइज लगातार क्या होना चाहिए स्टूडेंट, इंक्रीज होना चाहिए। बट हम क्या देखते हैं कि एल्यूमिनियम का साइज तो बोरोन से बड़ा है, बट साथ ही साथ गैलियम से भी बड़ा है। ठीक है, अब बाकी नीचे जा रहे हो तो साइज लगातार क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज इंक्रीज होना चाहिए था, बट जो एल्यूमिनियम का साइज है गैलियम से क्या हो गया, कम, सॉरी एल्यूमिनियम का साइज हो गया गैलियम से ज्यादा। उसका रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है बच्चे, आ जाओ बच्चा। दूसरा इनर्ट पेयर इफेक्ट का एक छोटा सा पॉइंट अपन देखते हैं, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। जो इनर्ट वाला जो वर्ड है ना, इसको समझ लेते हैं। आपसे पूछा जाता है कि जो थेलियम है ना, इसमें 3 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। एक बार इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। 2 3 4 5 6s2 6p1। इसका क्या है, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है या आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो थेलियम है, देखो यहाँ पे 3 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, तो थेलियम का एक काम कर सकता है ना कि थेलियम +3 में भी तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या एक काम ऐसा कर सकता है थेलियम सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करे। ठीक है, तो थेलियम के 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। ठीक है, थेलियम के 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। तीनों इलेक्ट्रॉन दे दे तो +3, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो +1। अब आपसे पूछा है कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है। एक्चुअली जेईई में भी पूछा ऐसा क्वेश्चन है ना, और डिफरेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है। फिलहाल इस पे बात फोकस करते हैं अपन। आपसे पूछा गया है कि थेलियम में कौन ज्यादा स्टेबल है, थेलियम +1 कि थेलियम +3। ठीक है, तो यहां पे देखो बच्चे, अभी अभी हमने पढ़ा कि टॉप टू बॉटम जा रहे हो आप तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा, यानी कि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां पे, थेलियम में। अच्छा, अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेटिंग हुआ तो इन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बट एक और हमने एक छोटा सा पॉइंट देखा था, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर S का ज्यादा होता है P से, यानी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट तो दोनों पे लग रहा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन दोनों पे है, बट S ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उस पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का, यानी कि ज्यादा फोर्स बाउंड है वो न्यूक्लियस से, बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। तो बच्चा इनको निकालना बहुत आसान नहीं होगा, यानी कि आप एक इलेक्ट्रॉन तो हटा सकते हो आसानी से, बट अगर तीनों इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो बहुत ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चा, बहुत ही ज्यादा आपको आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। और यही एक रीजन है कभी भी जब सिस्टम को अपन एनर्जी सप्लाई करते हैं ना, तो सिस्टम का स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, कम। सिस्टम को अपन आपने एनर्जी प्रोवाइड किया तो इसका एनर्जी क्या, इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया बच्चा, कम। ठीक है,
और यही एक रीजन है कि इसका स्टेबिलिटी कम, इसका क्या हो गया एज कंपेयर टू ज्यादा। तो थेलियम जो +1 है वो ज्यादा स्टेबल होता है थेलियम +3 से। जेई में क्या क्वेश्चन पूछा था बच्चा, एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन नहीं, वो कार्बन फैमिली में पूछा था, बट कॉन्सेप्ट सेम ही है। बट फिलहाल यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं क्या कि जो हमारे पास थेलियम +3 है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहां पे देखो जो थेलियम +3 है वो अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर लेगा और किसमें जाने की कोशिश करेगा, +1 में। तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, यानी कि इसका खुद का क्या हुआ बच्चा, रिडक्शन हुआ। अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो इसका खुद का क्या हुआ, रिडक्शन। जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, थेलियम +3 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो थेलियम +3 है वो एक स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है जेईई में, तो इसका रीजन आपको समझ में आया क्या। तो बच्चा एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देख रहे हैं, आपको कई सारे फैक्टर पता होना चाहिए। आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पता होना चाहिए, आपको इनके कॉन्फ़िगरेशन पता होने चाहिए, आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आना चाहिए, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब पता होना चाहिए। तो नीट या जेईई का ये रिक्वायरमेंट होता है कि आपके पास एक ब्रॉड, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको उस नॉलेज को यूज करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्टली ये नहीं, कार्बन फैमिली से क्वेश्चन पूछा था बट इन दिस फॉर्मेट। ओके, तो यहां पे देखो ये अनस्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी हमेशा क्या टेंडेंसी रहेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसमें जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, खुद का रिडक्शन हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये हमारे पास एक बेसिक हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया है, दैट इज बच्चा नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, और इसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द टुडे। वी विल डिस्कस the certain other application of inert pair effect. Okay, thank you, bye bye, do take care.